नमस्कार साथियों, आज बात करेंगे लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में। लर्निंग डिसेबिलिटी एक ऐसा टॉपिक है जो सभी प्रकार के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। टीचर्स के एग्ज़ाम में जैसे कि सीटेट में पूछा जाता है, या जो एग्ज़ाम लगता है उसमें भी पूछा जाता है। और साथ ही जो डिप्लोमा या डीएड या बीएड कर रहे हैं, उसमें एमए एमएड कर रहे हैं, उसमें ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट और ये सभी में पूछा जाता है। तो इसके बारे में आज विस्तार से बात करेंगे। एमएड तक के लेवल के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर क्लिक करके आप यूट्यूब पर जा सकते हो, या टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो और वेबसाइट पर जाकर विजिट कर सकते हो। इसके परिचय के बारे में बात करते हैं। इसके क्या अर्थ है, क्या परिभाषा है और इसके तत्व कितने हैं, इसकी व्यापकता क्या है, इसके बारे में आज की इस वीडियो में बात करेंगे। और अगले वीडियो में इसकी विशेषता, इसके प्रकार, इसका प्रबंधन और इस प्रकार के बच्चों की पढ़ाई किस प्रकार से करवा सकते हैं, इन सभी बातों पर हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं परिचय से। तो सीखना, लर्निंग का अर्थ होता है सीखना, बच्चों की प्राथमिकता में शामिल है। सीखना है जो प्राथमिकता में शामिल है, ये बच्चों के व्यवहार में स्थायी परिवर्तन की ओर इंगित करता है। अधिगम क्या है? व्यवहार में स्थायी परिवर्तन अनुभव के द्वारा। तो ये क्या है? सीखना है। अनुभव के द्वारा ये निखरता भी है। यही कारण है कि बच्चे आसपास की दुनिया से लगातार जूझते हैं, लगातार नई नई चीज़ें सामने लाते हैं, सवालों के जवाब ढूंढते हैं, साथ ही नित्य नए अर्थ भी गढ़ते हैं। या यूँ कहे कि उनमें सीखने की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि सीखने की प्रक्रिया कब तक चलती रहती है? जीवन पर्यंत तक चलती रहती है। सीखना क्या है? एक कला और विज्ञान, ये भी इम्पोर्टेंट है। सीखना कला है और इसके जरिए व्यक्ति के व्यवहार में आमूल-चूल परिवर्तन होता है। अनुभव से उनका व्यवहार परिष्कृत होता है। कोई बच्चा कितना सीखता है उसका आकलन तो आसान है, लेकिन यह भी अवलोकन करना ज़रूरी है कि बच्चा कितना जल्दी सीखता है। वह कम से कम समय में सीखता है या देर से सीखता है, यानी कि उसका जो डेवलपमेंट हो रहा है वो धीरे धीरे हो रहा है, या सामान्य बच्चों के हिसाब से हो रहा है, उससे भी ज़्यादा जल्दी हो रहा है। हमारे समाज में ढेर सारे ऐसे बच्चे हैं जो सामान्य बच्चों की तुलना में पढ़ना, लिखना और बोलना देर से सीखते हैं। उनके सीखने की गति, लर्निंग स्पीड काफ़ी धीमी होती है। बच्चों के सीखने की यही असमर्थता कभी कभी उनके माता पिता में, अभिभावकों और शिक्षकों के लिए समस्या का कारण बन जाती है। इसी समस्या को तकनीकी रूप से अधिगम अक्षमता कहते हैं। तो ये परिभाषा भी डीएड बीएड एग्ज़ाम में पूछी जाती है। बौद्धिक क्रियाकलाप में ये बच्चे सामान्य बच्चे की तरह ही होते हैं। उनमें कोई बौद्धिक कमी नहीं होती है, बल्कि वर्तनी शुद्धता और गणितीय संरचना संगणना में उन्हें कठिनाई होती है। उनके मस्तिष्क में किसी गड़बड़ी या मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया संबंधी किसी दोष के कारण ऐसा होता है, न कि मानसिक पिछड़ेपन के कारण। वास्तव में सीखने की असमर्थता एक काम चलाऊ शब्द है जो सुनने, बोलने, पढ़ने, लिखने, गणितीय कैलकुलेशन एवं तर्क करने में कमजोरी जैसी गड़बड़ियों की ओर इंगित करता है। ये शब्द उन संवेदी असमर्थताओं वाले बच्चों पर लागू नहीं होता जिनके सीखने की प्रक्रिया सामान्य होती है, लेकिन इससे कुछ अलग किसी एक असमर्थता के कारण एक पहलू बाधित होता है, या तो दूसरी संवेदी आयाम काफ़ी सख्त है। सीखने की प्रक्रिया पर ज्ञानेंद्रियों, मस्तिष्क और संवेगात्मक घटनाओं का सीधा प्रभाव पड़ता है। इनके अनुभव मस्तिष्क में संचित हो जाते हैं और ये बाद में सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। लर्निंग डिसेबिलिटी अन्य संवेदी असमर्थताओं में मसलन मानसिक मंदता, सामाजिक, भावात्मक और वातावरण संबंधी गड़बड़ियों के साथ ही हो सकती है, लेकिन ये अपर्याप्त या अनुचित निर्देशों के परिणाम स्वरूप भी देखी गई है। यही कारण है कि व्यवहार में इनके निदान के मानदंड भी भलीभांति स्पष्ट नहीं होते। इस मुद्दे पर भी अभी तक मत्यकता नहीं है कि बच्चों की कमजोरी या पिछड़ेपन का मूल किस हद तक शास्त्रीय है। अधिगम अक्षमता जैसी अवधारणाएं इन कठिनाइयों की व्यक्तिगत गुण या गड़बड़ी समझने की प्रवृत्ति रखती है, जिनका सामना बच्चे स्कूल में अक्सर करते रहते हैं।
ये बच्चे या तो अलग सामाजिक या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि होते हैं या फिर अपने परिवार में स्कूल जाने वाली पहली पीढ़ी के प्रतिनिधि। इसलिए इन मुद्दों की बजाय सभी विषयों तथा और सभी कक्षाओं में सीखने के दौरान आने वाली कठिनाइयों के लिए जांचना और इनके इलाज के तौर पर अभ्यास करने के विचार शिक्षा शास्त्री मनोवैज्ञानिकों एवं पुनर्वास कर्मियों के बीच अब स्वीकार्य होता जा रहा है। अब इसकी बात करते हैं अधिगम अक्षमता के अर्थ की। मीनिंग्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी। अधिक अक्षमता एक ऐसा शब्द है, व्यापक शब्द है, क्योंकि इसके अंतर्गत बहुत सारी जो अक्षमताएं हैं, लर्निंग अक्षमताएं, वो शामिल की गई हैं, जिसका उपयोग कई तरह की समस्याओं के लिए किया जाता है। जिससे किसी को गणितीय समस्या है, किसी को बोलने में, चलने में, पढ़ने में, सीखने में, तो ये समस्याएं हो सकती हैं। इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1963 में सैमुअल क्रिक ने किया था। यहाँ 1863 है, शायद टाइपिंग मिस्टेक हुई है। 1863 में सैमुअल क्रिक के द्वारा किया गया था। इसके पहले अधिगम अक्षमता की जगह अल्प रूप से दिमाग की असामान्य प्रगति या अल्प रूप से असामान्य दिमागी प्रक्रिया या अल्प रूप से असामान्य तंत्रिक प्रक्रिया सरीके नैदानिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन शिक्षा पुनर्वास और चिकित्सीय मस्तिष्क विज्ञान ने फिलवक्त 109 शब्द प्रचलित है, जिसे अधिगम अक्षमता शब्द से पर्याय के रूप में उपयोग किया जाता है। इसमें से कुछ प्रमुख शब्द अकादमिक उपलब्धि या अधिगम अक्षमता, एकेडमिक अचीवमेंट, लर्निंग डिसेबिलिटी या अकादमिक विकलांगता, एकेडमिक डिसेबिलिटी, अवधान न्यून विकार, अटेंशन डिफेक्ट डिसऑर्डर, अवधान विकार, अटेंशन डिसऑर्डर या व्यवहार विकार, बिहेवियर डिसऑर्डर, मस्तिष्क क्षति, ब्रेन इंजरी या विकासात्मक असंतुलन, डेवलपमेंटल इम्बैलेंस, विकासात्मक डिसलेक्सिया या डेवलपमेंटल डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया और डिसकैलकुलिया, शैक्षणिक मानसिक मंदता, एजुकेबल मेंटल रिटार्डेशन, शैक्षिक विकलांगताएं, एजुकेशनल डिसेबिलिटी या शैक्षिक मंदताएं, एजुकेशनल रिटार्डेशन, शैक्षिक विकार, एजुकेशन डिसऑर्डर, हाइपरकाइनेसिस, हाइपोकाइनेसिस या भाषा क्षमता, लैंग्वेज इम्पेयरमेंट, पठन रीडिंग रिटार्डेशन, पठन लेखन विकलांगता, रीडिंग राइटिंग डिसेबिलिटी, स्लो लर्नर शब्द अंधता, वर्ड ब्लाइंडनेस या तंत्रिय अक्षमता, न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट। तो ये जो जितने भी नाम है, इन नामों से भी लर्निंग डिसेबिलिटी को जाना जाता है। 1963 में के पश्चात विद्वानों ने अधिगम अक्षमता को परिभाषा करने के लिए प्रयास किया, लेकिन वे कोई भी ऐसी व्यापक परिभाषा विकसित करने में सक्षम नहीं हो सके जिसे निर्विरोध स्वीकार किया जा सके। सर्वप्रथम क्रिक महोदय 1963 ने अधिगम अक्षमता को परिभाषित करने का प्रयास किया। क्रिक के मुताबिक अधिगम अक्षमता का तात्पर्य बोलने में, भाषा में, पठन में, लेखन में या गणित में प्रक्रियाओं में एक या अधिक प्रक्रियाओं में मंदता, विकृति या अवरुद्धता विकास है, जो संभवतः मस्तिष्क कार्य विरुद्धता और या संवेगात्मक अथवा व्यवहारिक विक्षोभ का परिणाम है, न कि मानसिक मंदता, संवेदी अक्षमता और सांस्कृतिक या अनुदेशन कार्य के कारण है। तो इंग्लिश में आप यहाँ देख सकते हो परिभाषा। अमेरिका में फेडरल परिभाषा का विकास हुआ। इसके अनुसार विशिष्ट अधिगम अक्षमता से तात्पर्य मौखिक अथवा लिखित भाषा सरीखे एक या अधिक मूल मनोवैज्ञानिकों प्रक्रिया को समझने के क्रम में आने वाली विकृति से हैं, जो व्यक्ति के श्रवण, सोच, वाक, पठन, लेखन और अंकगणित संबंधी गणना को पूर्ण या प्रभावित करता है। इसके अंतर्गत इंद्रिय परक विकलांगताएं, मस्तिष्क क्षति, अल्प रूप में असामान्य दिमागी प्रक्रिया, डिसलेक्सिया और विकासात्मक वाचाघात शरीर स्थितियां शामिल हैं। इस शब्द में ऐसे बालक सम्मिलित नहीं हैं जो दृष्टि, श्रवण और गामा विकलांगता, मानसिक मंदता, संवेगात्मक विक्षोभ या वातावरण, सांस्कृतिक या आर्थिक दोष के परिणाम स्वरूप होने वाली अधिगम संबंधी समस्या से पीड़ित है। फेडरल रजिस्टर के अनुसार 1977 के अंदर अमेरिका में की अधिगम क्षमता की राष्ट्रीय संयुक्त समिति ने वर्ष 1994 में अधिगम क्षमता को निम्नलिखित तरीके से परिभाषित किया है। अधिगम क्षमता एक सामान्य शब्द है जो सुनने, बोलने, पढ़ने, लिखने,
तर्क करने या गणितीय क्षमता को एक्विजिशन में कठिनाई शरीर के विशेष समूह विकृति को दर्शाते हैं। मानव में होने वाली ये विकृतियाँ आंतरिक है, जो अनुमानतः केंद्रीय तंत्रिका के सुचारू रूप से कार्य नहीं करने के कारण होती है। ये जीवन के किसी भी क्षण में हो सकता है। यद्यपि अधिगम असमर्थता, अन्य विकलांगता अवस्था जैसे संवेदी अक्षमता, मानसिक मंदता, गंभीर संवेगात्मक विक्षोभ या सांस्कृतिक विभिन्नता अनुपयुक्त या अपर्याप्त अनुदेशन शरीर के प्रभावों के कारण होता है। इन दशाओं का प्रभाव सीधा नहीं पड़ता। अब अधिगम अक्षमता की राष्ट्रीय संयुक्त समिति 1994 के परिभाषा की प्रमुख विशेषताएं निम्न प्रकार से हैं। अधिगम अक्षमता विकृतियों का एक विषम समूह है। पीड़ित व्यक्ति कई प्रकार के व्यवहार और विशेषताएं पाई जाती हैं। यानी किसी को गणित समझने में प्रॉब्लम आ रही तो किसी को पढ़ने में समस्या आ रही, किसी को लिखने में समस्या आ रही। पीड़ित व्यक्ति के लिए समस्याएं आंतरिक होती है। ये व्यक्ति के आंतरिक कारकों के कारण होता है, न कि बाह्य कारकों के कारण। यानी व्यक्ति गणित में प्रॉब्लम आ रही है तो उसका मस्तिष्क में गणित के प्रति या तो भावना ठीक नहीं है या वो उसको रुचि नहीं है, और लिखने में भी उसी इस प्रकार की समस्याएं पाई जाती है। शब्दों का साक्षर नहीं कर पाता। ये समस्या व्यक्ति की केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के कार्यात्मक विरूपण से संबंधित होती है, यानी एक जैविक समस्या है। अधिगम अक्षमता अन्य प्रकार की विकृतियों के साथ हो सकता है। प्रभावित व्यक्ति एक ही समय में कई तरह की समस्याओं से पीड़ित हो सकता है, जैसे कि अधिगम अक्षमता, संवेगात्मक विक्षोभ और संवेगात्मक विक्षोभ। एम्स ने अधिगम क्षमता का जिक्र करते हुए कहा है कि आंतरिक अधिगम न्यूनता, इंटरनल लर्निंग डिफेक्ट, वास्तविक अधिगम अक्षमता की विशेषता है, जो औसत वृद्धि के बजाय अकादमिक उपलब्धि को ऋणात्मक रूप से प्रभावित करता है। वही लर्नर और लियोन ने श्रवण, बोली, पठन, लेखन, गणितीय गणना शरीर के स्कूल विषय की न्यूनता को अधिगम अक्षमता में शामिल करने के लिए अकादमिक उपलब्धि अधिगम अक्षमता को परिभाषित करने का प्रयास किया। उपरोक्त परिभाषाओं के विश्लेषण के पश्चात हम पाते हैं कि अधिगम अक्षमता के लिए निम्नलिखित तत्व। इन तत्वों के बारे में बात करते हैं। पहला था केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक विरूपता। दूसरा मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया की विकृतियाँ। तीसरा आता है अकादमिक या अधिगम कठिनाइयाँ। उपलब्धि एवं क्षमताओं के बीच भिन्नताएं। अन्य कारकों का बहिराव और अपर्जन। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक विरूपता शैक्षिक एवं वातावरण संबंधी जो गतिविधियाँ हैं, जहाँ एक और अधिगम प्रक्रिया को रूपांतरित करती है, वहीं दूसरी ओर मस्तिष्क की कार्य प्रणाली को धनात्मक और ऋणात्मक रूप से प्रभावित भी करती है। चूँकि अधिगम की उत्पत्ति मस्तिष्क से होती है, इसीलिए केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक विरूपता के कारण बालक अधिगम अक्षमताग्रस्त हो जाता है। कई मामलों में तंत्रिका संबंधी विरूपता को पहचान पाना उस वक्त मुश्किल हो जाता है जब उसकी पहचान न तो चिकित्सीय परीक्षण से हो पाता है और न ही किसी अन्य बाह्य चिकित्सीय जांच से। ऐसी स्थिति में पीड़ित व्यक्ति के व्यवहार में के निरंतर अवलोकन के बाद ही उनकी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक विरूपता में पता चल पाता है। कई अनुसंधान परिणामों के अध्ययन से भी इस बात को प्रमाण मिलता है कि अधिगम क्षमता का कोई ना कोई तंत्रिके आधार अवश्य है, लेकिन शिक्षण अधिगम के दृष्टिकोण से एक शिक्षक के लिए केवल इसका व्यवहारिक और शैक्षिक पक्ष का अध्ययन महत्वपूर्ण होता है। प्रति मनोवैज्ञानिक प्रक्रियात्मक विकृतियाँ। जैसा कि हम जानते हैं कि मानसिक सामर्थ्य एकल क्षमता भर नहीं बल्कि कई मानसिक क्षमताओं का सम्मिलित रूप है। अधिगम अक्षमताग्रस्त बालकों में इन सभी क्षमताओं का विकास सामान्य तरीके से नहीं हो पाता, यानी इन मानसिक क्षमताओं का तरीके से समरूप विकास नहीं हो पाता। लिहाजा पीड़ित बालकों में अत्यवैयक्तिक इंट्रा इंडिविजुअल डिफेंस दृष्टिगोचर होने लगती है। क्रिक एवं चेलफेंट 1900 ने अधिगम अक्षमता कई बच्चों के सूचना प्रोसेसिंग समस्या से पीड़ित होने की पुष्टि की है। समरूप वृद्धि पैटर्न, अंतः व्यक्तिगत भिन्नता और मनोवैज्ञानिक प्रक्रियात्मक विकृतियों की अवधारणा ही अधिगम अक्षमता संबंधी अनुदेशन जांच का आधार है। फिर आता अकादमिक अधिगम कठिनाइयाँ। पढ़ने लिखने में किस प्रकार की कठिनाई उसके बारे में। अधिगम अक्षमताग्रस्त बालकों को अधिगम संबंधी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सीखने के संबंधी जो समस्याएं हैं
उनका इस प्रकार के बच्चों को सामना करना पड़ता है। कुछ बच्चों को बालों एवं भाषा संबंधी परेशानी होती है, तो कईयों में पठन, अंकगणित, हस्तलेखन, गद्यात्मक कौशल, लेखन, अभिव्यक्ति, सोच और अन्य मनोवैज्ञानिक कौशल संबंधी परेशानियां हो सकती है। अधिगम अक्षमता की फेडरल परिभाषा में ऐसे 7 विशिष्ट अकादमिक क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है जिनमें अधिगम क्षमता का पता चलता है। मोट्स और लियोन के मुताबिक प्रामाणिक शिक्षण अथवा कौशल प्रशिक्षण के पश्चात किसी एक विशिष्ट कौशल अथवा कई कौशलों के अधिगम की असफलता के परिणाम स्वरूप बालक अधिगम अक्षमताग्रस्त हो जाता है। अधिकांश परिभाषाओं का विश्लेषण इस बात की पुष्टि करती है कि अधिगम अक्षमताग्रस्त बालकों को आंतरिक अधिगम समस्याएं, इंटरनल लर्निंग प्रॉब्लम होती है। प्राथमिक तौर पर उन बच्चों में अधिगम संबंधी समस्याएं अधिक अक्षमता के कारण भी हो जाती हैं। वादी क्षमताओं एवं उपलब्धियों के बीच भिन्नताएं। बालकों की अधिगम क्षमता और उनकी वास्तविक उपलब्धि के बीच अंतर अधिगम अक्षमता का एक महत्वपूर्ण तत्व है। कई परिभाषाओं में यह अंतर एक कॉमन फैक्टर के रूप में विद्यमान है। फेडरल परिभाषा में इस बात की चर्चा की गई है कि अधिगम अक्षमताग्रस्त बच्चे एक या सातों क्षेत्र में गंभीर क्षमता उपलब्धि असंगति से पीड़ित होते हैं। कई अन्य परिभाषाओं में भी इस असंगति को प्रामाणिक तौर पर स्वीकार किया गया है, लेकिन बालकों की बौद्धिक क्षमता और उपलब्धि के बीच की असंगतता की गणना करने के पहले इन सवालों का हल ढूंढ लेना अनिवार्य होता है कि आखिर व्यक्ति का अधिगम सामर्थ्य क्या है, उस सामर्थ्य के अनुरूप क्या वह वांछित उपलब्धि हासिल कर पाता है। यदि नहीं तो उसके सामर्थ्य और उपलब्धि के बीच की असंगति कितना गंभीर है। साधारण बच्चों के अधिगम स्तर, सामर्थ्य अथवा क्षमता स्तर का आकलन बुद्धि परीक्षण, बोधात्मक क्षमता अथवा अन्य चिकित्सीय निर्णय के जरिए किया जाता है। बौद्धिक मापन के लिए बुद्धि परीक्षण किया जाता है, लेकिन बुद्धि परीक्षणों को भी आलोचना की जाती है कि ऐसे परीक्षण बालकों की बुद्धि का आकलन सही तरीके से नहीं कर पाता। ऐसे में किसी बालक या व्यक्ति का सामर्थ्य क्या है किस पता चलेगा, तो इसका आकलन कर पाना कठिन काम है। जहाँ तक सामर्थ्य के अनुसार उपलब्धि हासिल अथवा नहीं हासिल करने का सवाल है, तो इसे सुनिश्चित किया जाना थोड़ा मुश्किल कार्य है, क्योंकि व्यक्तिगत प्रदर्शन का आकलन के लिए उपयोग किए जाने वाले कोई दोष रहित नहीं है। 1995 में इस बात की पुष्टि की गई कि एक अकादमिक जांचों की विश्वसनीयता, वैधता और मानकता काफ़ी कमज़ोर है और इन परीक्षणों से प्राप्त आंकड़े बच्चे की उपलब्धि स्तर को प्रतिबिंबित नहीं कर पाता। बच्चों के सामर्थ्य और उपलब्धि स्तर के बीच असंगति की गंभीरता का आकलन भी आसान नहीं है। उदाहरण, दूसरी कक्षा स्तर पर एक वर्ष की असंगति 11वीं कक्षा स्तर पर हो जाने पर एक वर्ष की असंगति से ज़्यादा गंभीर माना जाता है। लेकिन ये सवाल आज भी अनुत्तरित है कि गंभीर असंगति का आकलन कैसे किया जाए। अन्य कारणों का बहिराव। अधिगम अक्षमता की परिभाषा में अन्य कारणों का बहिराव शरीर के तत्वों की उपस्थिति प्रतिबिंबित करता है कि मानसिक मंदता, सामयिक अस्थिरता और दृष्टि और श्रवण अक्षमता या सांस्कृतिक, सामाजिक या आर्थिक वातावरण शरीर के अन्य परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप ही बालक अधिगम अक्षमता ग्रस्त हो जाता है। लेकिन अधिगम अक्षमता की परिभाषा में मौजूद बहिराव को व्यवहारिक तौर पर लागू करना आसान नहीं है, क्योंकि बच्चे सह-अस्तित्व वाले समस्याओं से भी जूझते रहते हैं। असमर्थ बालकों के साथ साथ कार्य करने वाले शिक्षकों को अक्सर बालकों में प्राथमिक असमर्थता के साथ अधिगम अक्षमता की सह-अस्तित्व भी देखने को मिलता है। लेकिन यह आकलन करना कठिन होता है कि कौन समस्या प्राथमिक और कौन द्वितीयक है। अब इसकी व्यापकता की बात करते हैं तो देश में अधिगम अक्षमताग्रस्त बालकों की संख्या अन्य प्रकार के विकलांग बालकों से कहीं ज़्यादा है। ये स्कूल जनसंख्या का प्रतिशत का 41% के बीच हो सकती है कि अधिगम अक्षमताग्रस्त बालकों की जनगणना के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। इसलिए इस अक्षमता की व्यापकता के बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। हालांकि शिक्षाविद और मनोवैज्ञानिक के अनुसार देश में ऐसे बालकों की 1% से 10% के बीच में जनसंख्या पाई गई है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगले पार्ट में जानेंगे इसकी विशेषताएं, प्रकार और इसके कितने प्रकार से विभाजित किया सकता है, उन विभाजन के भी सब विभाजन किस प्रकार से किया गया है, उनके बारे में डिटेल से बात करेंगे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा है। धन्यवाद।